तो हम लोग सुबह बात कर रहे थे दंड देने की शक्ति पर। जब एक ही विचारण में व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों के लिए विचारित किया गया है और दोष सिद्ध हुआ है, ये शब्द अपने में ध्वनित करते हैं कि दोष सिद्ध होना अलग बात है और दंड देना बिल्कुल अलग बात है। और ये बात कई बातों से सिद्ध होती चली जा रही है। जब हम देखते हैं कि दंड देने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसका मतलब ही ये हो गया कि दंड देने की शक्ति उस ढंग से प्रदान नहीं की गई है जिस ढंग से विचारण की शक्तियां प्रदान की गई। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर शक्तियों से ही संबंधित है और शक्तियों से संबंधित होने के कारण धारा 26 देखी थी हम लोगों ने, वो ये बता रही थी कि शक्तियां प्रदान करने का ढंग क्या होगा। और ढंग को देखते हुए देखा गया था कि चाहे राज्य सरकार हो और चाहे उच्च न्यायालय, जो शक्तियां प्रदान करने का ढंग था वो दो ही इस्तेमाल में लाए। एक नाम से शक्ति का प्रदान किया जाना और दूसरा डेजिग्नेशन से शक्ति का प्रदान किया जाना, और तीसरा एक और तरीका भी इस्तेमाल में आया था और वो था वर्ग के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करना। तो ये तीनों तरीके कानून अपने में एकदम संपूर्ण बनाया जाता है। कोशिश यही होती है कि संपूर्ण रहे। सुबह हम लोग डीन रास्को पाउंड पढ़ने वाले हैं। अगर ईश्वर ने कृपा की तो डीन रास्को पाउंड पर सुबह चर्चा होगी। तो डीन रास्को पाउंड की विशेषता यही है कि बड़ा कंप्लीट चिंतन है उस आदमी का। उसने तीनों बातों पर विचार किया है कि आखिर कानून और व्यवस्था क्यों पैदा हो जाती है। तो वो कहता है कि कुछ विधिपरक अभिधारणाएं लोगों में पाई जा रही हैं। विधिपरक अभिधारणा कह रहा है, इसका मतलब वो अभिधारणा ऐसी है जो विधि के उत्पन्न होने में सहायक है। वो विधिपरक अभिधारणा है, यानी वो अभिधारणा विधि के उत्पन्न हो जाने में सहायक है। वो 7-8 तरीके की बताएगा कि ये विधिपरक अभिधारणाएं पाई जा रही हैं समाज में, और इन विधिपरक अभिधारणाओं की खोज के लिए वो एक व्यवहारिक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे कि ये व्यवहारिक कार्यक्रम है ताकि विधिपरक अभिधारणाओं को जाना जा सके कि आखिर सोसाइटी में कौन सी विधिपरक अभिधारणाएं हैं, यानी कौन सी। अभी हमने शब्द कहा था कि अभी शब्द जब भी आएगा ये हमेशा दूसरे का बोध देगा। तो कानून के क्षेत्रों में ऐसी कौन सी धारणाएं समाज में पाई जा रही हैं, यानी समाज के दूसरे व्यक्तियों में पाई जा रही हैं, यानी आप में पाई जा रही हैं, जो कानून के जन्म ले लेने में सहायक होगी। तो वो 6 तरीके की विधिपरक अभिधारणाएं पाएगा और कहेगा 2 तरीके की अभिधारणाएं विकसित हो रही हैं समाज में। वो कहेगा कि जैसे लोगों में एक विधिपरक अभिधारणा पाई जाती है कि साभिप्राय आक्रमण उन पर नहीं होना चाहिए। आक्रमण हो गया गलत, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन साभिप्राय नहीं होना चाहिए। जानबूझकर हमारे व्यक्तित्व पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। हमारी जो स्वर्जित संपत्ति इसका संरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार की विधिपरक अभिधारणाएं वो पाएगा और वो कहेगा इन विधिपरक अभिधारणाओं के संरक्षण हेतु कानून की प्रक्रिया जन्म लेगी। लेकिन ये विधिपरक अभिधारणाएं संरक्षित तब होंगी जब ये कुछ हितों को जन्म दे देगी। यदि इन विधिपरक अभिधारणाएं समाज के लोगों को पाई जाएंगी और इन विधिपरक अभिधारणाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून जन्मेगा। लेकिन कानून जब जन्मेगा तब तक ये विधिपरक अभिधारणाएं कुछ प्रकार के हितों को जन्म दे चुकी होंगी, यानी ये विधिपरक अभिधारणाएं कुछ हितों को जन्म देंगी, जिन हितों को वो कैटेगराइज करेगा, व्यक्तिगत हित, लोक हित
और सामाजिक हित, और फिर कहेगा इनके संरक्षण के लिए कुछ टूल्स पैदा होते हैं जिन्हें हम कानून कहते हैं। इस प्रकार की बात करते हैं। तो कानून अपने में बड़ा संपूर्ण होता है, इसलिए वो बता रहा है कि शक्तियां प्रदान करने का ढंग क्या होगा। उसने ये भी बताया, यानी ये तो इनहेरेंट है ही कि बीएनएसएस में जिन उद्देश्यों से प्राधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं, उन उद्देश्यों के लिए उन्हें शक्तियां वर्णित की गई है, वो तो दी गई है, लेकिन आगे और दी जा सकती है। और किसी विशेष क्षेत्र में अगर किसी विशेष अपराध से निपटने के लिए किसी प्रकार की ताकत की जरूरत पड़े, तो नाम लेकर विशेष डेजिग्नेशंस को या विशेष वर्ग के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, इनमें कोई रोक नहीं होगी। और फिर हम लोगों ने देखा था धारा 26 सबसेक्शन 2 वो शंकाओं के निवारण का काम कर रहा था। उसने कहा मानिए शक्तियां दे भी दी गई, लेकिन जिसको शक्तियां दी गई हैं उसे शक्तियों का प्रदान किया जाना संसूचित होना जरूरी है। जब तक संसूचना नहीं होती है शक्तियां दिए जाने की, तब तक संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। शक्तियों का उपयोग न करने के लिए तब तक उसको दायित्व के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्तियां उपयोग होने के लिए दी जा रही हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो भी शक्ति आपको मिल रही वो अपराधों के शमन, अपराधों के अन्वेषण और अपराधों के न्याय निर्णय इसी के लिए मिल रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर कोई शक्ति आपको दी गई है तो वो एक कर्तव्य सा अधिरोपित कर रही है कि आप उस शक्ति के प्रयोग के द्वारा समाज में शांति और व्यवस्था ये स्थापित करें। और शक्ति होते हुए शक्ति के प्रयोग का समुचित अवसर ये आने के बाद भी अगर शक्ति का उपयोग आप नहीं करते तो हो सकता है कि आप भी किसी अपराध के दोषी ये हो जाए। ऐसा न हो, इसके लिए धारा 26 सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन के तौर पर जोड़ा और ये कहा कि शक्ति भले ही दे दी गई, लेकिन शक्ति जिसको दी गई उस तक कम्युनिकेट शक्ति का दिया जाना अगर नहीं हुआ तो शक्ति के प्रदान किए जाने का तथ्य ये स्वयं में कोई महत्व नहीं रखेगा। हमने आपसे यहां तक सुबह बात की थी और हमने यह भी कहा था कि संसूचना अलग बात होती है और इंफॉर्मेशन अलग बात होती है। संसूचना की अंग्रेजी कम्युनिकेशन है और सूचित किए जाने की अंग्रेजी इंफॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की बात नहीं की है, कम्युनिकेशन की बात की है। और कम्युनिकेशन साधनों के माध्यम से होता है और साधनों का उपयोग एक बाह्य कृत्य यह पैदा करता है और बाह्य कृत्य के किए जाने से संसूचना प्रमाण उपलब्ध कराती है तथ्य के घटित होने का। अगर अमुक तथ्य आपको संसूचित किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि उस तथ्य की संसूचना का प्रमाण यह उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग किया। हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि कहने को यह भी कह सकते हैं कि प्रस्थापनाओं के किए जाने की सूचना यह प्रस्थापक के द्वारा प्रतिग्रहिता को दी जाएगी ना, यह नहीं कहा। संसूचना
प्रस्थापनाओं, प्रतिग्रहणों, प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण की संसूचना। और यह भी बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 4, 5, 6 की संसूचना कब तक पूर्ण होती है, और जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक आप संसूचना का प्रसंग्रहण ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब संसूचित किया जाना, ये शब्द महत्व का है। इस विषय पर बोल हम इसलिए रहे ताकि शब्दों का महत्व आपको पता लगे, और इसलिए क्योंकि आपसे उस दिन पूछा कि पीएनएसएस कहां कहां एप्लीकेबल, आपने कहा नागालैंड और राज्य, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो आप शब्द जो लिखा है उसका अपना मतलब है, वो जानबूझकर वहां पर उपयोग हुआ है। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेट वर्ड ये यूज हुआ है, और इसका मतलब ये है कि प्रमाण आना चाहिए इंफॉर्मेशन का, कि जिसको शक्ति दी गई, शक्ति प्रदान किए जाने के तथ्य को उसे संसूचित किया गया, अर्थात इस बात का प्रमाण है कि उस तक सूचना पहुंची। संसूचना शब्द अपने में यही ध्वनित करता है। इसके बाद 27 जो पिछली सीआरपीसी में 33 है, कहता है नियुक्त अधिकारियों की शक्ति, कहता सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के द्वारा उसी राज्य सरकार के अधीन लिखा है वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, यह न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया उन्हीं शक्तियों को धारण करेगा। यानी बार बार व्यक्तियों को शक्तियां प्रदान करने की कोई जरूरत इस सेक्शन के बाद नहीं रहेगी। कानून सुविधा इसे पैदा करने के लिए बनाया जाता है ताकि सुविधा हो। अगर सेक्शन ना हो, सेक्शन 27 जैसा, तो डीएम साहब ट्रांसफर हो गए, अगले आए तो साथ में एक आदेश और आए कि पिछले डीएम की समस्त शक्तियां इन्हें प्राप्त रहेंगी, ये और आए। अन्यथा की स्थिति में सवाल उठ सकता है कि उन शक्तियों का प्रयोग जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट पर अधिरोपित की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग उन जिला मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर होने के बाद आगंतुक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या नहीं। एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। हालांकि निर्वचन जब करेंगे तो स्थिति यही निकल कर आएगी कि जो आगंतुक जिलाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी तो होते ही नहीं नागरिक सुरक्षा संहिता में, यहां तो जिला मजिस्ट्रेट है, तो वे वही शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो पूर्व के जिला मजिस्ट्रेट को थी, लेकिन फिर भी निर्वचन की जरूरत हो जाएगी और निर्वचन व्यक्ति करेगा। व्यक्तियों में बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से श्रेणीकरण यह हो सकता है, कोई जीनियस होगा तो कोई इडियट होगा, और अगर इडियट हुआ तो नासही हो जाएगा। इसलिए क्लियर कर देना जरूरी होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वहां लिखा हुआ था जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम करने के लिए सशक्त ये कर सकते हैं। अब जो संदर्भ है उसमें अर्थ यही लिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति से नहीं है जो कानून जानता ही नहीं, क्योंकि अंततः शक्ति जिस उद्देश्य के लिए दी गई है
उस उद्देश्य की पूर्ति ये तो कम से कम शक्ति के प्रयोग से हो। अगर आप रास्ता चलते किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट भी कर देंगे तो ये शक्ति का दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि सहायक लोक अभियोजक के तौर पर अगर वो काम करेगा तो सम्यक काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ठीक है कि पिछली सीआरपीसी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी वो कमी दूर नहीं हुई कि सहायक लोक अभियोजक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट किसी को भी काम करने के लिए अलाउड कर सकते हैं। ये यहां भी लिखा है, लेकिन फिर भी उसका अर्थ ऐसे ही लेंगे कि मानो वहां यह लिखा है कि कानून का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही अभियोजन का संचालन करने के लिए वे नियुक्त करेंगे। ऐसे यहां कहता है शक्तियां नियुक्त अधिकारियों की राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र में एक विशेष शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त है। वो किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हो गया तो उस स्थानीय क्षेत्र में भी वो उसी प्रकार उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा उसके पूर्ववर्ती अधिकारी करते रहे। शक्तियों का वापस लिया जाना, यानी जिला मजिस्ट्रेट या कोई प्राधिकारी जो इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके अंतर्गत अपॉइंट हुआ है, उससे दी गई समस्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति कभी भी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा वापस नहीं जा सकती। ये तो ठीक वैसे ही है कि अगर हम आपको कुछ दे सकते हैं तो आपसे वापस ये भी ले सकते हैं, क्योंकि दिया जाना और लिया जाना दोनों बातें एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। तो इसलिए लेकिन कानून अपने में क्लियर रहे इसके लिए सेक्शन 28 जो पहले 34 कहता है यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार, यानी यथास्थिति का मतलब यह हो गया कि अगर उच्च न्यायालय ने दी है तो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार ने दी है तो राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार उन सब शक्तियों को सब सारी वापस ले सकते हैं या उनमें से किसी को वापस ले सकती है, या ठीक है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान किए। उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रदान किए या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अधिकारी ने, यानी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट उन्होंने दी है, चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट वो चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट उन्होंने दी है, तो वो अगर दे रहे हैं तो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के बिहाफ उसी पर तो दे रहे हैं, तो वो वापस ले सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। कहता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई। तो आप लोगों ने पीछे देखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थानीय अधिकारिता यह विनिश्चित कर सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के दृष्टिकोण था। जिला मजिस्ट्रेट भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो शक्ति दी गई या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो शक्ति दी गई है उसे वो वापस ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझने और समझाने लायक। 29 कहता है न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता। ठीक है, जो सक्सेसर्स आएंगे, जो पद उत्तरवर्ती आएंगे, वे अपने पूर्वाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, भले ही उन्हें पूर्वाधिकारी की शक्तियां दी गई हो या न दी गई हो। कहता है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ये शब्द महत्व के होते हैं, हमेशा कहीं भी लिख दिए जाए। अब इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इसका मतलब अब तक जितना जो कुछ आया है और आगे जितना आएगा सबके अधीन रहते हुए ये सेक्शन पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक अधिकारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नियुक्त हुए, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो या अन्य कोई प्राधिकारी हो, वो एक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उनसे वो शक्ति
उच्च न्यायालय ने वापस ले ली, उनका पद उत्तरवर्ती आया। ठीक है, तो उसे वो शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, उसे वो शक्ति है ये माना जाएगा, क्योंकि उनसे सिर्फ वापस ली थी। या तो ये कहे उच्च न्यायालय कि शाहजहांपुर में या अमुक स्थान में जो भी अधिकारी इस व्यक्ति का पद उत्तरवर्ती होकर आएगा उसे ही ये शक्ति नहीं होगी, या तो ये कहे। अन्यथा की स्थिति में उन्हें नहीं थी। अगर नाम लेकर कहा कि इन्हें नहीं होगी तो उन्हें नहीं थी, अगला आएगा उसे होगी। और अगर उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था तो बाकी वालों को सारी की सारी होंगी। तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जैसी भी पोजीशन बने उसके हिसाब से देखा जाएगा। कहता है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। जब इस बारे में कोई शंका है कि पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। आपने देखा था एक जिले में एक सेशन न्यायाधीश होंगे और वो जिला सेशन खंड होगा, क्योंकि प्रत्येक जिला एक सेशन खंड होगा धारा 7 के मुताबिक। तो प्रत्येक जिला एक सेशन खंड होगा, तो प्रत्येक सेशन खंड में सेशन न्यायाधीश होंगे और सेशन न्यायाधीश के बराबर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ये भी होंगे और न्यायिक तौर पर सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ये बराबर होंगे, क्योंकि वे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश है, न कि सहायक सेशन न्यायाधीश है। असिस्टेंट नहीं है, एडिशनल है। अब सेशन न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ, बीमारी या अन्य कारण, तो उनका पद उत्तरवर्ती कौन माना जाए, क्योंकि सारे के सारे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारे के सारे, और जब सारे के सारे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तो सेशन न्यायाधीश ही तय करेगा कि उसका पद उत्तरवर्ती कौन। और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश इनकी भी नंबर्स होते हैं, जैसे उनका एडीजे फर्स्ट, एडीजे तो नहीं कहना चाहिए, वो तो दीवानी में एएसजे फर्स्ट, एएसजे सेकंड, एएसजे थर्ड। अब उनका पद उत्तरवर्ती कौन है, बोल बीमारी या किसी अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो उनका पद उत्तरवर्ती कौन, यह तय करना पड़ेगा। तो जब इस बारे में शंका है तो सेशन न्यायाधीश तय करेंगे और वहां तय रहता है कि अमुक का इंचार्ज कौन है सेशन, ठीक है, उनका पद उत्तरवर्ती कौन माना जाएगा। और ऐसा ही व्यवस्था मजिस्ट्रेटों में की गई। कहता है जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन इस संहिता या उसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। मजिस्ट्रेट दो प्रकार के हैं, एक कार्यपालक और दूसरा न्यायिक। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट और आपका न्यायिक मजिस्ट्रेटों के प्रमुख सीजीएम है। तो वही तय करेंगे कि जब इस बारे में कोई शंका है कि कौन पद उत्तरवर्ती है, तो वही तय करेंगे। तो ये शक्तियों के बारे में पूरा चैप्टर है। अब अगला चैप्टर कहता वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। ये चैप्टर का नाम है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति। पुलिस अधिकारी को शक्ति ये तो दी जाएगी, और आपने देखा था जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे
कि पुलिस अधिकारियों की मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां सामने आई थी, एक अन्वेषण की, दूसरा व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने अपराधों का जो डिवीजन किया था, उन डिवीजनों में से एक डिवीजन यह भी था, संज्ञेय और असंज्ञेय। और संज्ञेय अपराध के संबंध में जो डेफिनेशन दी थी और जो असंज्ञेय अपराध के संबंध में डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन में यह कहा था कि वे अपराध संज्ञेय समझे जाएंगे जो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय के रूप में दर्शित है, और वे असंज्ञेय समझे जाएंगे जो प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय के रूप में दर्शित है। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं था। तब एक सवाल भी उठा था कि संज्ञेय और असंज्ञेय के बीच जो एकेडमिक डिवीजन है वो तो इसी प्रकार करेंगे क्योंकि कानून यही कह रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा संज्ञेय क्या असंज्ञेय क्या, तो एकेडमिक डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यही बताएंगे। लेकिन एक व्यवहारिक डिवीजन है कि संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस को अन्वेषण की शक्तियां हैं और बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्तियां हैं, और असंज्ञेय वो है जिसमें ये दोनों ही शक्तियां पुलिस के पास नहीं है। और आपसे यह भी कहा गया था कि संज्ञेय और असंज्ञेय के डिवीजन का आधार क्या है, यह बीएनएसएस में अभिव्यक्त रूप से वर्णित नहीं है। और पूर्व में जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें भी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के श्रेणीकरण का, वर्गीकरण का जो आधार है वो अभिव्यक्त रूप से वर्णित नहीं है। लेकिन जो कुछ अभिव्यक्त रूप से वर्णित नहीं है वो निरीक्षण से निकल नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने लगातार ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखा है, निरीक्षण एक टेक्निक है और निरीक्षण की टेक्निक से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आप रात में सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं और आप जान जाते हैं रात पानी बरसा था, आपने देखा तो नहीं था, तो पानी बरसने का तथ्य आपको ज्ञात कैसे है? आपने देखा कि रास्ते, पेड़, सब कुछ इतना भीगा है कि उतना भीग ही नहीं सकता, तो आपने तर्क और निरीक्षण इन दो पद्धतियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल लिया कि पानी बरसने के तथ्य को आपने स्वयं नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन की टेक्निक आपको इस तथ्य से अवगत करा देती है। तो ठीक है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या सीआरपीसी हो, दोनों में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के वर्गीकरण का कोई आधार स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। लेकिन दोनों को देखें तो आपको कुछ आधार दिखाई देते हैं जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं। पहला जो आधार दिखाई देता है वो तो आप सभी कहते भी हैं और जानते भी हैं, दंड के दृष्टिकोण से अपराधों की गंभीरता, जिसमें अधिक दंड प्रोवाइड है वो संज्ञेय रखा गया, और जिसमें कम दंड प्रोवाइड है वो असंज्ञेय। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, केवल इसी आधार पर डिवीजन हो ये भी नहीं है, ये एक आधार है। इसके अलावा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के डिवीजन का एक आधार यह भी है कि जहां व्यक्ति के लिए साक्ष्य को एकत्र करना ये बेहद कठिन है, अगर व्यक्ति स्वयं साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू करे तो उसे बहुत कठिनाई आएगी, इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा। आपको मोटरसाइकिल वाले ने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए
टक्कर मारी और टांग टूट गई। सजा 338 पिछली आईपीसी में देखें तो नेग्लिजेंट एक्ट, उससे अगर घोर उपाधिकारित होती है तो कितनी सजा मिलेगी? 1 वर्ष। 338 में पंचेबुल था और 1 साल सजा। ठीक है, लेकिन अपराध संज्ञेय है। कारण ये, जिस मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी उस बहुत उसका नंबर ही तो देख पाओगे। अब तुम नंबर पता करने जाओ आरटीओ ऑफिस में कि इसका मालिक कौन है, तो आपके, ठीक है, नाकों चने चप जाएंगे और नंबर नहीं पता लगेगा और पुलिस पहुंचेगी 2 मिनट में निकल आएगा सब। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। हम आपकी थोड़ी छू रहे हैं भैया, इसकी क्लिप दे दो, तो वो जेम्स बॉन्ड के पोते हो जाएंगे और देंगे नहीं। और जहां पुलिस पहुंची उन्हें निकालो, तुरंत ही दे देंगे। तब वो देश के सबसे अच्छे नागरिक हो जाएंगे पुलिस के पहुंचते ही। तो एक डिवीजन का आधार यह भी है, जहां व्यक्ति के लिए साक्ष्य को संकलित करना बहुत कठिन है, वहां संज्ञेय कर दिया, सजा भले ही कितनी हो। ठीक है ना? और ये ऑब्जर्वेशन अगर आप बीएनएसएस का करेंगे, सीआरपीसी का करेंगे, तो आपको दिखाई देगा। तीसरा आधार होता है, वहां असंज्ञेय कर देते हैं, जहां पुलिस का इंटरफियरेंस ठीक नहीं है, सजा कितनी भी हो। जैसे विवाह संबंधी अपराध है, सजाएं बहुत, 7-7 साल, 10-10 साल। लेकिन फैमिली मैटर है, पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग दिलों में ऐसी फांक पड़ेगी कि फिर समझौता संभव नहीं होगा। इसलिए असंज्ञेय, पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, न अन्वेषण करेगी और न ही गिरफ्तारी बिना वारंट। हालांकि ये अलग से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी अन्वेषण का पार्ट है, वो अभी आगे हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे। ये भी संज्ञेय और असंज्ञेय होने का आधार है। चौथा, जहां गलत तो है लेकिन समाज की व्यवस्था उससे बहुत प्रभावित नहीं होती, या गलत है किंतु ऐसे प्राधिकारी के सामने वो गलत हुआ है कि अगर संज्ञेय कर दिया जाए तो पुलिस का हस्तक्षेप उस प्राधिकारी की गरिमा को गिराएगा, वहां भी असंज्ञेय रहेगा। जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर मिथ्या साक्ष्य दिया गया तो मिथ्या साक्ष्य देना एक गंभीर बात है, लेकिन असंज्ञेय क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग है, और अगर पुलिस का हस्तक्षेप वहां हुआ तो कोर्ट की गरिमा गिरती है, मानहानि है। उसमें स्थिति क्या बनाई है मानहानि में कि आपके साथ गलत हुआ, समाज के की व्यवस्था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती, तो असंज्ञेय कर दिया। ये सारी चीजें रखी है। असंज्ञेय क्यों करें? 2 कारण। एक तो पुलिस का हस्तक्षेप कुछ मामलों में ठीक नहीं है, एक कारण। दूसरा, अगर मामला बहुत आपातिक नहीं है तो पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम जिस युग में रह रहे हैं वो युग सोशल वेलफेयर, ठीक है, स्टेट का युग है। अब पुलिस स्टेट नहीं है, तो पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्तियां बिना वारंट कम होनी चाहिए। इवन जब हम लोग आगे पुलिस की बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति देखेंगे तो भी देखेंगे कि कानून की मंशा यही है कि व्यक्ति को आसानी से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। कानून की मंशा ये नहीं है कि इधर एफआईआर लिखा उधर गिरफ्तार हो जाए। नो, ये नहीं है कानून की मंशा। तो अपराधों को असंज्ञेय करने के पीछे 2 कारण रहते हैं। एक,
कि पुलिस का हस्तक्षेप कुछ मामलों में ठीक नहीं माना। दूसरा, पुलिस अगर अपराध असंज्ञेय होगा तो अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगी, और गिरफ्तारी अन्वेषण का पार्ट होती है। तो अगर गिरफ्तारी की जरूरत भी होगी तो एक जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा, आफ्टर दैट ये डिसीजन होगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या न किया जाए। अब इससे गड़बड़ भी हो रहा है। वही है, हर चीज के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। हर चीज, कोई भी चीज करते आप अच्छे को हो बुरा जाता है। अब हुआ क्या, अपराधों को असंज्ञेय करने की दशा में किया तो अच्छे के लिए, लोगों ने डरना ही बंद कर दिया। क्योंकि हम लोग जब टीचर्स डे था तो हमने जानवर और आदमी में फर्क बताए थे। हम लोग जानवरों के अधिक नजदीक हैं, या यूं कह लें कि हम लोगों में अधिकतम जानवर है, वो थोड़ा सा आदमी है। इसलिए असंज्ञेय अपराध जो घोषित किए, इसके कारण से लोगों ने उन अपराधों को खूब करना शुरू कर दिया जो असंज्ञेय। पुलिस तो कुछ करती नहीं उसमें। अब जिसके साथ हुआ है गलत वही अदालत आए। अब वो कहां से साक्ष्य लाए, और ले भी आए तो रोटी कमाए या मुकदमे लड़े। भाई पुलिस जो एजेंसी है उसे स्टेट ने बनाया इसीलिए, ठीक है ना, कि अपराधों का शमन हो, अपराधी को न्याय के समक्ष उपस्थित किया जाए। इसके लिए अलग से एक एजेंसी बनाई गई है, क्योंकि अपराध का शमन ये व्यवस्था के स्थापित रहने के लिए जरूरी है। अब अगर व्यक्ति स्वयं, हालांकि उसे एक सुविधा दी कि वो कंप्लेंट अपने परिवार पढ़ा है कि परिवार भी कर सकता है, लेकिन वो एडिशनल फैसिलिटी है आदमी के लिए। अदरवाइज पुलिस एजेंसी बनी है, लेकिन पुलिस का हस्तक्षेप कुछ मामलों में ठीक नहीं माना। अब असंज्ञेय अपराध खूब हो रहे हैं धड़ाधड़, और व्यक्ति स्वयं आए तो आए, क्योंकि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस को ताकत ही नहीं, ना अन्वेषण कर सकती ना गिरफ्तारी। इससे समाज का और बुरा हुआ। तब एक और टेक्निक निकाली विधायिका ने। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर यह अपराध संज्ञेय रहेगा, ठीक है, अपराध संज्ञेय होगा, लेकिन पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति नहीं होगी। अपराध तो संज्ञेय है, इसका मतलब मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, ठीक है, एफआईआर तो हो जाएगी, अन्वेषण भी होगा, लेकिन गिरफ्तार पुलिस नहीं करेगी। और इसी शक्ति को बढ़ाया है। अभी जो हम लोग सेक्शन 35 पढ़ेंगे आगे, पिछली सीआरपीसी में 41 थी कि वे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है या उससे कम है, उनमें प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्वेषण न हो, अन्वेषण तो होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, ठीक है, तब तक जब तक कि कुछ स्थितियां 5 जो वहां लिखी हैं उनमें से कोई एक मौजूद न हो, ठीक है ना। तो अब एक नई टेक्निक विधायिका निकाल कर लाई है, लेकिन उस, ठीक है, बात में हम ज्यादा नहीं जा रहे। हम जो कहना चाहते हैं वो कहना यह चाहते हैं कि संज्ञेय अपराधों की दशा में पुलिस को अन्वेषण भी करना है, और अन्वेषण का चूंकि पार्ट गिरफ्तारी होती है, तो यदि जरूरी हो, ये शब्द हम लगा रहे हैं, यदि जरूरी हो तो गिरफ्तारी भी करनी है, यानी जरूरी नहीं तो नहीं करेंगे, यदि जरूरी हो तो गिरफ्तारी भी करनी है। तो इसके लिए पुलिस को ताकत देनी पड़ेगी, बिना ताकत के नहीं हो पाएगा यह। तो पुलिस को ताकत दी गई है,
और पुलिस के जिस प्राधिकारी को ताकत दी गई उसका नाम एसएचओ पढ़ा था आपने, स्टेशन का भार साधक अधिकारी, ठीक है, थाने का भार साधक अधिकारी, ये पढ़ा था आपने डेफिनेशन क्लास में। और उसमें आपने देखा था कि उसमें निरीक्षक की पंक्ति, उपनिरीक्षक शायद लिखा था, से अनिम्न पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी आता है या राज्य सरकार स्पेशल निर्देश दे तो कोई भी आता है। इस प्रकार की स्थिति डेफिनेशन क्लास में देखी थी हमने। लेकिन अगर सिर्फ ये सच्चों के पास ताकत रहेगी अपराधों के अन्वेषण के संबंध में, शमन के संबंध में, तो भी काम नहीं चलेगा। एसपी साहब के सामने अपराध हो गया, अब यह सच्चों तो गिरफ्तार कर सकता है किंतु कप्तान साहब नहीं कर सकते। अजीब ही बेवकूफी की बात रहेगी। हायरार्की देखें, हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स देखें तो जिले में वो सर्वोच्च है और गिरफ्तार करने की ताकत बोले खाली एसएचओ, एफआईआर दर्ज करने की ताकत तो एसएचओ, तो हायरार्की में वे सर्वोच्च है। इसके बाद भी वे सर्वोच्च व्यवहार में नहीं दिखेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हायरार्की में वे प्रदेश में सर्वोच्च है, लेकिन ताकत एसएचओ को। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ठीक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपली हायरार्की में सर्वोच्च होंगे किंतु व्यवहार में सर्वोच्च नहीं रहेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए धारा 30 ये बनाई है और पहले ये धारा 36 थी। क्या कह रही है? कहता वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उनमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। बस एक सेक्शन, और उस सेक्शन ने, इस एक सेक्शन ने सारी समस्या का समाधान कर दिया। केवल एक सेक्शन। उन्होंने कहा कि थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, सबके सब उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वे नियुक्त, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो थाने का भार साधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर कर सकेगा। पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देख तो ये सच्चों से वरिष्ठ सीओ, सीओ से वरिष्ठ एडिशनल एसपी, जिसे अभी एसपी सिटी और एसपी रूरल इस नाम से जानते हैं, उससे ऊपर एसपी जिसे अभी एसएसपी इस नाम से जानते हैं, उससे ऊपर डीआईजी, फिर आईजी, फिर डीजी, डीआईजी इसकी नियुक्ति का रेंज में, आईजी की नियुक्ति का जोन में, एसपी की नियुक्ति कहां? जिले में, एडिशनल एसपी कहां? तो सिटी और रूरल, सीओ की नियुक्ति कहां? 1-2-3 थानों के क्षेत्र में। तो जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र, सर्वत्र, किसी एक स्थान पर नहीं, सर्वत्र वे उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो थाने का एसएचओ अपने थाने की सीमाओं में कर सकता है। इसका मतलब डीजीपी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एफआईआर लिखे जाने के लिए आदेश कर सकेंगे। आईजी पूरे जोन में कहीं भी थाने के एसएचओ की ताकतों का उपयोग कर सकेंगे, डीआईजी कहीं भी, और एसपी पूरे जिले में, और इन्हीं ताकतों का उपयोग वे करते हैं। और इन्हीं ताकतों के उपयोग के लिए निवेदन को लेकर आप एप्लीकेशन लेकर उनके सामने उपस्थित होते हैं दिन प्रतिदिन। तो ये धारा 30 जो पहले 36 थी, और जरूरी है, अदरवाइज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जो डिवीजन है वो यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा।
इसलिए ये सेक्शन बनाएगा। अब 37 कहता है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, यानी एट एवरी टाइम पब्लिक इज नॉट रिक्वायर्ड। कब शब्द, इसका मतलब कब शब्द का उपयोग यह दर्शित करता है कि एट एवरी टाइम पब्लिक इज नॉट रिक्वायर्ड टू असिस्ट द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस in which they are required, ठीक है, टू असिस्ट द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। वो स्थितियां कौन सी हैं, तो आप देखें, कहता है प्रत्येक व्यक्ति, पहले 37 था, 6 अकॉर्डिंगली बढ़ाने, यहां पे कहता 37 था, ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। उचित रूप से मांगता है, ये उचित शब्द महत्व का हो जाएगा। उचित रूप से मांगता है, ठीक है। और इन बातों में कहता किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। ठीक है, हम घर पर सो रहे हैं, किसी को बुलाकर नहीं, क्योंकि हमें बुला सकते हैं तो थाने से फोर्स भी मंगा सकते हैं भाई, हमें बुला सकते हैं घर से तो थाने से फोर्स ये भी तो मंगा सकते हैं। उचित रूप से मांगता है, यानी परिस्थितियों में देखा जाएगा कि पुलिस ने जो सहायता मांगी थी या मजिस्ट्रेट ने जो सहायता मांगी थी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, जिस व्यक्ति को पकड़ने या निकल भागने से रोकने के लिए वे अधिकृत थे, यह भी देखा जाएगा कि तुम हमसे अपेक्षा कर रहे थे कि हम इन्हें पकड़ने या इनके निकल भागने से रोकने में हम इनकी सहायता करें। क्यों करें? तुम अधिकृत थे क्या इन्हें पकड़ने को? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट शो दैट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच you are authorized to detain that person. ठीक है, first of all you must show what authority you have. After that you should make a request to me for the assistance. ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना है। और वो भी the situation should be reasonable. ऐसा ना हो कि किसी भी ढंग की अनरीजनेबिलिटी ये हो। और उचित था उस ढंग से सहायता मांगना या नहीं, यह हमेशा परिस्थितियों में डिसाइड होगा। तो उचित रूप से सहायता मांगता है किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना अथवा परिशांति भंग का निवारण या दमन। ठीक है, कहीं जो पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और उसमें पुलिस उचित रूप से आपसे सहायता मांग रही है। अब आप खुद विकलांग हैं, आपको खुद सहायता की जरूरत है और वो आपसे सहायता मांग रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, किसी के घर में बीमारी हो रखी, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था करने गया, तुम उससे सहायता मांग रहे हो, उचित रूप से सहायता मांगे। ठीक है, ये उचित शब्द महत्व का है, ये निरंकुशता का निवारण कर रहा है। सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कानून का चेहरा मानवीय बनाए दे रहा है और एक शब्द हटा दीजिए तो कानून निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक शब्द महत्व का होता है। बेयर में आप किसी भी शब्द को कम आंक नहीं सकते। ठीक है, तो कहता है परिशांति भंग का निवारण या दमन। निवारण और दमन दो अलग अलग बातें। दमन का मतलब परिशांति भंग हो रहा है तब दमन होगा, और निवारण का मतलब यह कि न हो। तो मालूम है जुलूस निकलने वाला, तुम भैंसिया बांध दी है गली में, ठीक है, तो अभी झंझट होगा, वो लोग आएंगे और तुम्हारी भैंस बंदी होगी, रास्ता बाधित होगा, तुम्हें गालियां देंगे, फिर तुम कुछ बोलोगे तुम्हें कूट देंगे। तो परिशांति भंग का निवारण और दमन दोनों बातें। ठीक है ना, अथवा किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है
उसको क्षति पहुंच सकती है, तो उसका निवारण करने में अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट दोनों में से कोई एक आपसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं और सहायता उचित रूप से वो मांग रहे हैं, तो यू आर बाउंड, ठीक है, आपको असिस्टेंस देनी होगी। नहीं देंगे तो इसके परिणाम कहां आपको देखने को मिलेंगे? भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे हम लोग, जो भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तब आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। यहां तो सिर्फ आपकी ड्यूटी सहायता देना बनाया गया, और ड्यूटी डिस्चार्ज करने पर जो परिस्थिति बनेगी उसका जिक्र उन विधियों में होगा जो दायित्व को उत्पन्न करेंगी, और दायित्व को उत्पन्न करने वाली विधि भारतीय न्याय संहिता और पूर्व में आईपीसी है, ठीक है। अब कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, द पर्सन हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द वारंट, that is not a police officer, but he is a person to whom a warrant has been given by the court, ठीक है। जब हम लोग वारंट से संबंधित प्रोविजन देखेंगे तो देखेंगे वारंट किसे निर्देशित होंगे, ये भी आएगा वहां। वारंट किसे दिए जा सकेंगे, तो वहां लिखेगा कि पुलिस अधिकारी को वारंट दिए जा सकेंगे। साथ ही साथ वारंट प्राइवेट पर्सन्स को भी दिए जा सकेंगे, और दिए जाते हैं। खाली पुलिस ऑफिसर को वारंट मिलेगा ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसे वारंट दिया गया है और वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, और वो वारंट का एग्जीक्यूशन करने जा रहा है और आपकी सहायता की जरूरत है उसे, तो इन दिस सिचुएशन यू आर आल्सो बाउंड, इसमें भी आप उसे सहायता देने के लिए आबद्ध हैं। नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध जो स्थिति बनेगी वो बीएनएस में संबंधित प्रोविजंस में मुकदमा कायम होना आपके विरुद्ध बनेगा, ठीक है। कहता है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट, यानी जिसको दिया गया है वो वारंट, दैट पर्सन इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है, दैट पर्सन इज ए पर्सन अदरवाइज देन पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर से अन्यथा है व्यक्ति, ठीक है। कहता है किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। ये दो शर्तें लगाई गई कि जो वारंट का निष्पादन कर रहा है उसके पास में है आप, और खाली पास में है, वो भी खड़ा है, तुम भी खड़े हो, तुम नहीं, वो तुमसे कहे तुम जो है पकड़ो हम खड़े हैं, तो तुम कोई ऑफिसर थोड़ी हो, हम पकड़े हो तुम खड़े हो। पास में है और वारंट का निष्पादन कर रहा है, यानी खुद तो पकड़ ही रहा है और उसे सहायता की जरूरत है। नाउ यू आर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू असिस्ट हिम, अब आप सहायता देने के लिए अपेक्षित है। पास में भी आपको होना चाहिए, जे नहीं वो तुम कह रहे बुला लो फलाने को, नो, तो फिर फलाने बुलाओ तो पुलिस को बुलाओ, ठीक है। आप पास में हैं और वो निष्पादन में काम कर रहा है। कानून हमेशा ठीक से बनाया जाता है, किसी को राजा बनाने के लिए कानून नहीं है। हमने कहा ना कि गतिविधि सोद्देश्य है, न्यायालय को ताकत दी तो उद्देश्य के लिए, सरकार को ताकत दी तो उद्देश्य के लिए। छोटाई बड़ाई का प्रश्न नहीं है, प्रश्न उद्देश्य और आवश्यकता का है। न्याय निर्णय के लिए न्यायालय को सशक्त होना चाहिए, अपराधों का अन्वेषण न्यायालय का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कानून और व्यवस्था ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कोई भी चीज छोटाई या बड़ाई का प्रश्न नहीं है। हमने आपसे कहा था कि व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है कि ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है। हमने आपसे कहा था राज्य के 3 अंग हॉरिजॉन्टल तौर पर स्थापित है, तीनों एक ही तल पर हैं,
और तीनों एक ही तल पर काम करते हैं, चाहे वो न्यायालय, चाहे सरकार है, चाहे विधायिका है। तीनों के काम अलग हैं, एक ही तल पर हैं, उनके अपने अपने कामों के मुताबिक उन्हें शक्तियां दी गई हैं और उन क्षेत्रों में वे स्वतंत्र हैं। और आप सारी चीजें ऐसे समझ लेते हैं मानो वे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल है। वर्टिकल नहीं है कुछ भी। बोले सबसे ऊपर जुडिशरी, फिर सरकार, फिर विधायक, दो कुछ नहीं है ऐसा। व्यवस्था दो तरीके की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। तो व्यवस्था वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। आपको वारंट दिया गया तो दुनिया के ऊपर हो गए तुम, अब तुम खड़े रहोगे, हम पकड़ें? पास में है और वारंट का निष्पादन कर रहा है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड, उसने सहायता की अपेक्षा की, करिए। तो ये आपका सेक्शन 32, जो पहले कितना था, 37 था, नहीं 32, 32, 38 था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सेक्शन 39 पहले था, ठीक है ना। कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता के द्वारा दिया जाना, स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, कुछ अपराध, ठीक है ना, कुछ अपराध। यद्यपि जब हम धारा 154 देखेंगे, जो पिछली धारा 154 थी अब बदल गई है। जो पिछली 154 थी अब कितनी हो गई, 173, जिसमें यह कहता है कि एसएचओ विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, इफ द एसएचओ विल रिसीव द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन ही विल रजिस्टर दैट in those registers which are kept by the state government in the police station for that purpose। ठीक है, तो वहां ये बात कही है कि जब भी थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के होने के बारे में इत्तिला मिलेगी, वो संज्ञेय अपराध का होना दर्ज करेगा उन रजिस्टरों में जो संबंधित उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने थाने में रखे। और इसी दर्ज करने की प्रक्रिया को एफआईआर का लिखा जाना, इस नाम से आप जानते हैं। वहां अवश्य ये बात लिखी है कि जब कभी ये सच्चों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा ये नहीं लिखा है वहां। ये सच्चों को खुद पता लग जाए। आप बताओ, आकाशवाणी हो जाए, टेलीफोन मिले, कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है इससे मतलब नहीं। इसका मतलब एनीबडी कैन सप्लाई द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द एसएचओ, लेकिन दैट इज योर स्वीट विल, वो आपकी इच्छा है, आपका नागरिक कर्तव्य है। अगर आप ठीक समझते हैं तो आपको देना चाहिए। लेकिन हियर some situations are mentioned by the legislature in which it will be your duty, ठीक है ना। यहां धारा 33 में, जो पिछले में धारा 39 में सीआरपीसी में, इसमें आपकी ड्यूटी है कि आप उन अपराधों का जिनकी सूची यहां दी गई है होना पुलिस को बताएंगे। और ड्यूटी जब आपकी है तो फिर अगर ड्यूटी डिस्चार्ज न हुई तो उसका परिणाम भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां ड्यूटी है, वहां नागरिकोचित कर्तव्य है, ठीक है ना। हालांकि ड्यूटी की हिंदी भी कर्तव्य है, लेकिन इसीलिए आपको हाफील्ड का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि इस कर्तव्य में और उस कर्तव्य में आप फर्क ये कर सकें। वहां भी ड्यूटी की हिंदी कर्तव्य होती है, लेकिन वो कर्तव्य अलग ढंग का है और ये कर्तव्य अलग ढंग का है, ठीक है। तो आपका, और इसीलिए कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की जानकारी जरूरी है ताकि कर्तव्यों में भेद ये दिखाई दे आपको। वहां कर्तव्य अलग प्रकार का है, यहां कर्तव्य है किंतु अलग प्रकार का। इन अपराधों के होने की दशा में ये जो लिखे हुए हैं, कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय है, किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है।
अभी किया नहीं है उसने, बट यू आर नोन, बट यू आर वेल नोन with the intention of that person that he is going to commit such a offense which are mentioned at here, then it will be duty of yourself that कि आप क्या करें, किए जाने के किसी आशय उचित प्रतिहेतु के अभाव में, if you have no excuse then you are duty bound। ठीक है, उचित प्रतिरोध को जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। ये भी यहां भी खूब सवाल बनता है प्री में कि पुलिस को देना ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट को देना ड्यूटी है, या मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देना ड्यूटी है। तो कहा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, दो में से किसी एक को आपको देना है। If you have no excuse for not supplying the information, अब जैसे आप बीमारी हो गए थे, आप दवाई लेने जा रहे थे और तब तक आपने देखा कि ऐसा अपराध हो रहा है या होने के आशय से आप अवगत हैं, आपने नहीं कराया, तो आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है अवगत ना कराने के लिए। लेकिन इफ यू हैव नो एक्सक्यूज, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं। प्रतिहेतु की अंग्रेजी एक्सक्यूज है, ठीक है, तो ये आपके पास नहीं है और आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी उन अपराधों की जो यहां मेंशन हुए हैं, तो फिर आप उसका परिणाम भी देखेंगे। बात को यहीं खत्म करेंगे आज, शेष बात कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।